अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि पीपीएससी लेक्चरर जॉब्स का क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन लोग उसमें एलिजिबल होते हैं, एज लिमिट कितनी है, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता, क्या सिलेबस होगा। और मेरे साथ इस रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिनके मैं एंड पे क्वेश्चंस भी लूंगा। ठीक है, जो भी उनके क्वेश्चंस हुए वो भी मैं जो है वो उनसे पूछूंगा, वो फिर मुझे अपने क्वेश्चंस बताएंगे, फिर मैं उन्हें आंसर्स बताऊंगा। तो अभी आज जो डेट है वो है 19 अगस्त 2023। ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये 19 अगस्त 2023 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 19 अगस्त 2023 को पीपीएससी की कोई लेक्चरर की जॉब नहीं आई। एफपी एफपीएससी की लेक्चरर की जॉब्स आई हैं। 21 अगस्त 2023 उनकी लास्ट डेट है। तो पंजाब गवर्नमेंट की लेक्चरर की जॉब्स नहीं आई। ये इस वीडियो में जस्ट मैंने आपको ये बताना है कि जो लेक्चरर की जॉब्स नवंबर दिसंबर में पीपीएससी की आनी है, यानी पंजाब गवर्नमेंट की आनी है, उनकी तैयारी अभी से आप लोग किस तरह स्टार्ट करें। और अभी से उनकी तैयारी ना सिर्फ स्टार्ट करें बल्कि क्या आप एलिजिबल भी हैं अप्लाई करने के लिए या नहीं, और उसकी तैयारी किस तरह करें, क्योंकि लेक्चर की जॉब में कंपटीशन बहुत है। लोग पिछले दो दो साल से पढ़ रहे हैं। तो आपने उन लोगों को किस तरह पीछे छोड़ना है, तो वो सारा का सारा मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने उन लोगों को किस तरह पीछे छोड़ना है जो पिछले दो तीन साल से लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने अभी स्टार्ट करनी है। तो उन लोगों को पीछे छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अगर आप ये दो तीन महीने अच्छी तरह लगा लें तो आप लोग बाकियों को पीछे छोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए, लेक्चरर का क्राइटेरिया बताने के लिए, मैं 2021 की लेक्चरर की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है। मैं फिर रिपीट करूं, आज डेट है 19 अगस्त 2023। मैं 2021 की लेक्चरर की एडवर्टाइजमेंट को यूज करूंगा समझाने के लिए कि लेक्चरर का क्राइटेरिया क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। क्योंकि लेक्चरर का जो क्राइटेरिया और सिलेबस है ये सेम ही रहना है, ये चेंज नहीं होना। ना क्राइटेरिया चेंज होना है ना सिलेबस चेंज होना है, ये सेम ही रहना है। तो लेक्चरर की जो जॉब्स आती हैं ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आती हैं। जिस तरह आपके सामने सब्जेक्ट्स मेंशन है, अरेबिक, बॉटनी, सिविक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम इकोनॉमिक्स। ठीक है, लड़कियों के लिए जर्नलिज्म, लाइब्रेरी साइंसेज, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, पर्शियन फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, सराइकी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जोलॉजी। और इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी लेक्चरर की जॉब्स आती हैं। जस्ट ये नहीं, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी लेक्चरर की जो जॉब्स हैं वो आती हैं। ठीक है। तो अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकता है। देखें, इनके अंदर अप्लाई करने का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, वो क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया ये है कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास सेकंड डिवीजन में। अब इसमें जो मास्टर्स डिग्री है उससे मुराद एमफिल नहीं है। पहले तो सबसे पहले आप इस चीज को क्लियर कर लें कि जो पीपीएससी यानी पंजाब गवर्नमेंट की जो लेक्चरर की जॉब्स हैं उनमें अप्लाई करने के लिए ना तो आपको एमफिल चाहिए, ना ही आपको बीएड चाहिए। ना बीएड रिक्वायर्ड है, ना एमफिल रिक्वायर्ड है। ठीक है। अगर आपने एमफिल नहीं किया तो खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आपने बीएड नहीं किया तो खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो पीपीएससी लेक्चरर में अप्लाई करने के लिए ना आपको एमफिल चाहिए, ना आपको जो है वो बीएड चाहिए। ना एमफिल चाहिए, ना बीएड चाहिए। चाहिए क्या? मास्टर्स डिग्री आपने की हो जी इन दी रेलिवेंट सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अब इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्या होती है वो मैं डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पे जो मास्टर्स डिग्री है उससे क्या मुराद है। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री से मुराद है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 साल एजुकेशन। अब 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है बीएस के। 4 साल का जो बीएस होता है उसके बराबर है। 4 साल बीए ऑनर्स है उसके बराबर है। ये बराबर है एमए के, ये बराबर है एमएससी के, ये बराबर है बीएससी ऑनर्स के। ठीक है।
तो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो बेसिकली रिक्वायरमेंट है पीपीएससी लेक्चरर में अप्लाई करने के लिए। इस एडवर्टाइजमेंट में कहीं मुझे बता दें कि एमफिल का जिक्र हो, तो ये मैं और जूम करता हूँ, आपको कहीं भी एमफिल नहीं मिलेगा, ना बीएड मिलेगा, ना ही यहाँ पे एमफिल लिखा हुआ है, ना ही यहाँ पे बीएड लिखा हुआ है। यहाँ पे मास्टर से मुराद 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, तो एमफिल और बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं है एमफिल और बीएड रिक्वायर्ड लेक्चरर के लिए। जो एमफिल है वो आपको बस यही फैसिलिटी देगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स, सॉरी, जो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके आजकल दिमाग खराब है, प्राइवेट स्कूल्स के और प्राइवेट कॉलेजेस के दिमाग खराब हैं। पे उन्होंने थोड़ी देनी होती है, 15-20 हजार उन्होंने पे देनी होती है, और बंदे उन्हें पीएचडी और एमफिल चाहिए। तो जो प्राइवेट स्कूल्स और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो एमफिल रिक्वायर्ड करते हैं। गवर्नमेंट का जो सरकारी लेक्चरार है उसके लिए एमफिल रिक्वायरमेंट नहीं है। एमफिल की जो रिक्वायरमेंट है, सरकार आपसे एमफिल की रिक्वायरमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट आपसे ना बीएड की रिक्वायरमेंट करती है, ना एमफिल की रिक्वायरमेंट है उन्हें। ठीक है, तो ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जिसमें मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। एज लिमिट क्या है, देखें जो एज लिमिट है उसका मैं आपको बताता चलो। एज लिमिट में जी 21 साल मिनिमम एज हो, यानी कम से कम 21 साल उम्र हो, 21 साल से एक दिन भी कम ना हो। मैक्सिमम जो है वो 28 साल। ठीक है, और 8 साल की अपर एज रिलैक्सेशन भी है, यानी 36 साल तक की जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। 36 ईयर्स तक की जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं लेक्चरर की पोस्ट। पीपीएससी लेक्चरर में 36 साल तक की जो खवातीन है वो अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, 36 साल तक की जो खवातीन है वो पीपीएससी लेक्चरर में अप्लाई कर सकती हैं। अब मेल हजरात जो हैं उनकी एज लिमिट क्या है। जो मेल हैं उनकी जो एज लिमिट है वो भी मैं बताता हूँ। जो मेल है उनकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 33 साल। खवातीन को 3 साल ज्यादा एज रिलैक्सेशन दी है। ठीक है, खवातीन को 3 साल ज्यादा एज रिलैक्सेशन दी है। तो खवातीन 36 साल तक की खवातीन अप्लाई कर सकती हैं, और जो मेल हैं, जो मर्द हैं, वो 33 साल तक के मेल या मर्द जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पोस्टिंग कहाँ पे होगी। पोस्टिंग का जो क्राइटेरिया होता है लेक्चरर का, वो पंजाब में किसी भी सरकारी कॉलेज में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। होता क्या है, होता यह है कि एक लिस्ट दी जाती है कि इस कॉलेज के अंदर लेक्चरर बायोलॉजी चाहिए। ठीक है, कोई 20-25 कॉलेजेस का नाम लिखा होता है कि इस कॉलेज में लेक्चरर बायोलॉजी चाहिए। जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो आप फिर बताते हैं कि मैं इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, आपको एक लिस्ट दी जाती है, हर हर जो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं लेक्चर के लिए उन्हें एक लिस्ट दी जाती है, लड़कों को भी लड़कियों को भी। तो फिर आपने सेलेक्ट करना होता है कि मैंने इस कॉलेज के अंदर जो है वो लेक्चरशिप करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। आपके जिले का भी हो सकता है, आपकी तहसील का कॉलेज भी हो सकता है, आपके घर के पास वाला कॉलेज भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत से लोग हैं उनके घरों के बिल्कुल पास वाले कॉलेजेस में उनकी हो जाती है। लेकिन मसला ये है कि अगर एक सीट हो एक कॉलेज में और दो दो तीन तीन बंदे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हों, तो फिर आपको वक्ती तौर पे अब आपके जो मेरिट होता है वो बनता है। यानी कि आपके टेस्ट के मार्क्स, आपके वो मार्क्स वगैरह देखे जाते हैं कि मार्क्स कितने बने हैं, फिर मेरिट के हिसाब से जिसका मेरिट ज्यादा होता है उसको वो सीट दे दी जाती है। ठीक, किसी और वीडियो में इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन यह है कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद, महीने बाद आपकी पोस्टिंग ट्रांसफर हो जाती है। तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद, महीने बाद आपकी ट्रांसफर हो जाती है, पोस्टिंग ट्रांसफर जो है वो करीबी कॉलेज में हो जाती है। तो जो लड़कियां ये दिमाग में बिठा लेती हैं कि पता नहीं कहाँ पे फेंकेंगे क्या होगा, तो ये टेंशन निकाल दें। सबसे मेन आपका एम होना चाहिए जॉब सिक्योर करना। ग्रेड 17 की जॉब को सिक्योर करना जो है वो मेन एम होना चाहिए। ठीक है, ये एम नहीं होना चाहिए कि पोस्टिंग कहाँ पे होगी, ये बात की बातें हैं। ठीक है, इसको लेके परेशान नहीं होना, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद पीपीएससी लेक्चरर की जो पोस्ट है इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस मैंने आपके सामने ओपन किया, सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन।
पहले होगा आपका 100 MCQs का पेपर। ठीक है, 100 मार्क्स का 100 MCQs का पेपर होगा। 100 MCQs का पेपर होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, इसमें 80 MCQs जो हैं, 80 MCQs हैं, वो आने हैं रेलिवेंट क्वालिफिकेशन में से। यानी जो जो डिग्रियां उस लेक्चरर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वहां से आने हैं 80 MCQs। 80 MCQs आने हैं उन तमाम डिग्रीज में से जो लेक्चरर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, बाकी 20 MCQs कहाँ से आने हैं? बाकी 20 MCQs आने हैं जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज जो है वो मेक और ब्रेक है लेक्चरर की पोस्ट का। ये 20 MCQs जानबूझ के पीपीएससी वालों ने डाले हैं जनरल नॉलेज के, ताकि उन बच्चों को भी मौका दिया जा सके जो अपने सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक हैं। वो जीके को थोड़ा सा अच्छी तरह करके तो बाकियों को पीछे छोड़ सकते हैं। तो ये जो 20 नंबर है ना जीके के, ये मेक और ब्रेक है। देखें, हर क्लास अगर 80 MCQs आते हैं, जो जो लाइक बच्चे हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, उन्हें कोई 2-3 MCQ ज्यादा आते होंगे। यानी 80 में से उन्हें तकरीबन कोई 50 MCQs आते होंगे। जो एवरेज स्टूडेंट हैं, उन्हें तकरीबन कोई 45 MCQs आते होंगे 80 में से। ठीक है, ये 40 आते होंगे, लाइक बच्चों को 45 आते होंगे। अब जीके के अंदर जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो आगे निकल जाएगा। अगर जो टॉपर्स हैं, जो ज्यादा अपने सब्जेक्ट को बेहतर जानते हैं, वो अगर जीके के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे, तो वो तो 45 के ऊपर बैठे रह गए। और जिसके 40 नंबर है, वो जीके में 15 नंबर ले गया, तो वो तो आगे निकल गया। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट लेक्चरार बने हैं, वो जीके की बेस पे बने हैं। और ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा। गूगल लाइसियम के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, मेरे स्टूडेंट्स के लेक्चरर के इंटरव्यूज पड़े हुए हैं कि उन्होंने लेक्चर की तैयारी कैसे की थी, किन सोर्सेज को यूज किया था, और जीके का कितना अमल दखल था, सब्जेक्ट की किस तरह तैयारी की, जीके की किस तरह तैयारी की, उन्होंने तमाम चीजें बताई हुई हैं। वो वीडियो जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करूंगा, आप लोग वो वीडियोस लाजमी देखिएगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स जो हैं वो इस टेस्ट में होते हैं 40। 40 होते हैं पासिंग मार्क्स। लेकिन आपने पासिंग मार्क्स नहीं लेने, आपने लेने हैं मैक्सिमम स्कोर। पासिंग मार्क्स जो है वो अच्छा, आपने 40 नंबर ले लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाएंगे। इसका क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया ये होता है कि अगर लेक्चरर की एक सीट आई है, अगर लेक्चरर की एक सीट आई है, तो जस्ट 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जो टॉप 5 लोग होंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अगर 2 सीट्स आई हैं लेक्चरर की, तो टॉप 10 लोगों को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपने जस्ट 40 की हद तक नहीं रहना। दिमाग में ये नहीं बिठा के रख लेना कि मैंने जस्ट 40 नंबर लेने हैं, मैंने जस्ट 40 मार्क्स लेने हैं। तो आप लोगों ने अपने दिमागों में ये नहीं बिठा लेना कि बस 40 नंबर लेने हैं, पास हो जाऊंगा। 40 नंबर लेके वो तभी आपको इंटरव्यू की कॉल आनी जब सारे फेल हो जाएं। जब बाकी सारी दुनिया फेल हो जाए, 40 से कम लें, फिर ही आपको इंटरव्यू की कॉल आनी है। आपने मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है, अगर 100 सीट्स होंगी तो टॉप 500 को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, टॉप 500 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब लेक्चरर की पोस्ट में कौन कौन सी डिग्रीज एलिजिबल हैं, और कौन सी डिग्री किस किस लेक्चरर की पोस्ट में अप्लाई कर सकती है, अब इस चीज को देखते हैं। तो ये मैंने गूगल ओपन किया, गूगल के ऊपर मैंने लिखा पीपीएससी इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन 2022। आप 2023 भी लिख लेंगे तो यही आएगा, क्योंकि ये 1994 से ही चल रहा है। ठीक है, अब उसको भी छोड़े, मैं ये नीचे वाली जो फाइल है उसको देख लेते हैं। चलिए, ये पीपीएससी की वेबसाइट का लिंक है। ये पीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको उस उधर से मैं ओपन करने लगा हूँ। तो ये पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने फाइल नहीं बनाई, ये पीपीएससी वालों ने बनाई है। ये पीपीएससी की ऑफिशियल फाइल है। ठीक है, पीपीएससी की ऑफिशियल फाइल से मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी डिग्री किस किस लेक्चरर के लिए एलिजिबल है। तो लेक्चरर अरेबिक के लिए कौन कौन एलिजिबल है? जिसने एम एम ए अरेबिक किया है या बी एस अरेबिक किया है वो एलिजिबल है। फिर उसके अलावा अशहादुल अलमिया फिल अलूमिल अरबिया वल इस्लामिया या बैचलर इन इस्लामिक कॉल दावा, ये लोग लेक्चरर अरेबिक के लिए एलिजिबल है। लेक्चरर सिविक्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है? जिसने मास्टर्स डिग्री की है सिविक्स में,
या जिसने बीएस किया है, जिसने बीएस किया है सिविक्स में वो एलिजिबल है, या फिर जिसने मास्टर्स डिग्री की है पॉलिटिकल साइंस में वो एलिजिबल है, या जिसने बीएस पॉलिटिकल साइंस किया है वो लेक्चरर सिविक्स के लिए एलिजिबल है। जो लेक्चरर सिविक्स का पेपर आएगा वो कुछ सवाल जो होंगे सिविक्स से होंगे और कुछ सवाल पॉलिटिकल साइंस से भी होंगे। ठीक है। 80 एमसीक्यूज जो होंगे वो ज्यादातर सिविक्स में से होंगे, और कुछ जो है पॉलिटिकल साइंस में से होंगे, 20 जीके के होंगे। उसके बाद आता है जी इस्लामियात। इस लेक्चरर इस्लामियात के लिए कौन कौन एलिजिबल है? तो पीपीएससी लेक्चर इस्लामियात के लिए एलिजिबल है जी जिनकी जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की है इस्लामियात में, या बीएस किया है इस्लामियात में, या इस्लामिक स्टडीज में बीएस किया है, या इस्लामिक कल्चर एंड रिलीजन में बीएस किया है, या शहादुल अलमिया फिल अलूमिल अरबिया वल इस्लामिया, ठीक है, किया है, या जिन्होंने बीए ऑनर्स असूल असूल उद्दीन किया है, तो वो लोग लेक्चरर इस्लामियात के लिए एलिजिबल हैं। लेक्चरर बायोलॉजी के लिए कौन कौन एलिजिबल है? तो लेक्चरर बायोलॉजी के लिए जी कौन कौन एलिजिबल है? जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की है बायोलॉजी में, या जिन लोगों ने बॉटनी में मास्टर्स किया है, या जिन लोगों ने जोलॉजी में मास्टर्स किया है, या जिन लोगों ने बीएस जोलॉजी किया है, बीएस बॉटनी किया है, वो लोग एलिजिबल हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने मास्टर्स किया है माइक्रोबायोलॉजी एंड मोलेकुलर जेनेटिक्स में, या बीएस किया है माइक्रोबायोलॉजी एंड मोलेकुलर जेनेटिक्स में, वो एलिजिबल हैं। फिर जिन्होंने बीएस किया है मैरीन बायोलॉजी में वो एलिजिबल हैं। जिन्होंने बीएस या मास्टर्स किया है फ्रेश वाटर बायोलॉजी या फिशरीज में वो एलिजिबल है। फिर जिन्होंने बीएस या मास्टर जेनेटिक्स में किया वो एलिजिबल है। फिर जिन्होंने एमएससी बायोलॉजी यानी प्लांट साइंसेज में किया वो एलिजिबल है। फिर एमएससी बायोलॉजी एनिमल साइंसेज में जिन्होंने किया वो एलिजिबल है। एमएससी बॉटनी एलिजिबल है, बीएस बॉटनी एलिजिबल है, एमएससी जोलॉजी एलिजिबल है, बीएस जोलॉजी एलिजिबल है। फिर बीएस या बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एलिजिबल है। फिर बीएस या बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री वाले जो हैं वो लेक्चरर बायोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं और लेक्चरर केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो दो लेक्चरर की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेक्चरर बायोलॉजी में भी और लेक्चरर केमिस्ट्री में भी। फिर एमएससी बायोकेमिस्ट्री वाले भी लेक्चरर बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले भी लेक्चरर बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। बीएससी ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंस वाले भी लेक्चर बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। अब जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंस किया है वो भी एलिजिबल है। ठीक है, वो लोग भी एलिजिबल हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंस किया है। फिर बीएससी ऑनर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं पीपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी के लिए। फिर बीएससी फिर बीएस इन बायोसाइंसेज, एमएससी इन बायोसाइंसेज ये एलिजिबल हैं। बीएससी ऑनर्स अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी ये भी एलिजिबल हैं। जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद से माइक्रोबायोलॉजी करते हैं वो भी एलिजिबल हैं। मेरी एक स्टूडेंट उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री की यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद से, वो लेक्चरर बायोलॉजी के तौर पे सर्व कर रही हैं। ठीक है। तो जो यूएफ में आप मेजर रखते हैं माइक्रोबायोलॉजी का वो लोग भी एलिजिबल है, वो लोग भी लेक्चर बायोलॉजी के एलिजिबल हैं। और मेरी एक स्टूडेंट जिन्होंने मेजर रखा था 5वें सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी, मतलब पहले एग्री साइंसेज डिग्री में एडमिशन लिया, फिर 5वें सेमेस्टर में जाके माइक्रोबायोलॉजी में मेजर रखा, तो वो लेक्चर बायोलॉजी के तौर पे पिछले 1.5 साल से खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। ठीक है, वो जॉब कर रही हैं पिछले 1.5 साल से। तो बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, फिर बीएससी ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री एंड मोलेकुलर बायोलॉजी, बीएस अप्लाइड बायोसाइंसेज, बीएससी ऑनर्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये तमाम डिग्रीज जो है लेक्चरर बायोलॉजी के लिए एलिजिबल है। लेक्चरर बायोलॉजी का पेपर कहाँ से आएगा? इन तमाम डिग्री से लेक्चरर बायोलॉजी का पेपर आएगा। अब लेक्चरर बायोलॉजी के लिए तैयारी किस तरह करनी है? सबसे पहले आपने एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो बायो की किताबें हैं वो पकड़ लेनी है। एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो बायो की किताबें हैं वो अच्छी तरह रगड़ देनी है पकड़ के। ठीक है, उनको आपने A to Z कर लेना है। उन दोनों किताबों को करने के बाद आपने किसी भी जो एमसीक्यूज वाली बुक्स होती हैं पार्ट 1 पार्ट 2 की, वो एमसीक्यूज वाली किताब लेकर आनी है और बैठ के तो पहले पार्ट 1 की प्रैक्टिस करनी है, फिर पार्ट 2 की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपने क्या करना है, एफ 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 पी एस सी बायोलॉजी के जो कंटेंट्स हैं उनको करना है अच्छी तरह। उसके बाद आपने क्या करना है कि बोटनी जोलॉजी के जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह करना है। आपने एचईसी की वेबसाइट ओपन कर लेनी है, बीएस बोटनी बीएस जोलॉजी,
ठीक है, बीएस इन्वायरमेंटल साइंस, बीएस माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इनके कंटेंट्स देख लेने हैं। ठीक है, इनके कंटेंट्स क्या हैं, तो इनके जो मेजर मेजर कंटेंट्स हैं वो आपने सारे के सारे कर लेने हैं। ज्यादातर पेपर बॉटनी और जोलॉजी में से आता है, लेकिन एफएससी के पार्ट 1 और पार्ट 2 में से भी एमसीक्यूज आते हैं। एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो किताबें होती हैं बायोलॉजी की, उसमें से भी जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। तो लेक्चरर बायोलॉजी के हवाले से गूगल लाइसियम के यूट्यूब चैनल के ऊपर दो तीन वीडियोस पड़ी हुई हैं। मेरी स्टूडेंट की जो मेरी तीन स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर बायोलॉजी हैं, और उन्होंने लेक्चर जोलॉजी के भी पेपर क्लियर किए हुए हैं। जस्ट लेक्चर बायोलॉजी के पेपर नहीं क्लियर किए हुए, बल्कि लेक्चर जोलॉजी के भी पेपर क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने एक ही दफा तैयारी की, और ऐसी तैयारी की कि उनके लेक्चर बायोलॉजी का भी पेपर क्लियर हो गया, लेक्चर जोलॉजी का भी, क्योंकि उनकी डिग्रियां जोलॉजी की थी, तो उनकी लेक्चर जोलॉजी का भी पेपर क्लियर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद बोटनी। बोटनी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ठीक है, बोटनी के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, बोटनी के अंदर जो है जिन्होंने बीएस बोटनी की है या जिन्होंने एमएससी बोटनी की है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो एंटोमोलॉजी, पीबीजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी हैं, इनके बारे में मैंने पीपीएससी वालों से पूछना है। ठीक है, मैं हफ्ते दो हफ्ते के अंदर, मेरा जब भी पीपीएससी चक्कर लगेगा, तो मैं पीपीएससी वालों से पूछूंगा क्या एग्रीकल्चर वाले अप्लाई अप्लाई तो हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि इंटरव्यू के टाइम निकाल देते हैं। मतलब इंटरव्यू नहीं लेते, अप्लाई हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू के टाइम वापस भेज देते हैं। तो मैं पीपीएससी वालों से एक दफा कंफर्म कर लूं पीबीजी, एंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा कि आप लोग अप्लाई करो या ना करो। तो पहले मैं एक दफा पीपीएससी वालों से खुद पूछ लूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को खुद ही बता दूंगा। तो 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में मैं आप लोगों को खुद ही बता दूंगा। उसके बाद लेक्चरर बॉटनी की तैयारी किधर से करनी है? लेक्चरर बॉटनी के लिए देखो, जो बॉटनी वाला बच्चा होता है वो बायोलॉजी के लिए भी एलिजिबल है, तो बॉटनी के लिए भी आपने एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 को देखना है। इसके अलावा बॉटनी वालों ने बॉटनी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। आपने एचईसी की वेबसाइट ओपन करनी है, वहां पे जो बीएस बॉटनी का कोर्स आउटलाइन है ना, उसको डाउनलोड कर लेना है। एक तो एफपीएससी के जो बॉटनी का कोर्स है उसके कंटेंट्स को करना है। इसके अलावा एचईसी की जो बीएस की कोर्स आउटलाइन है बॉटनी की, वो देखनी है। उस कोर्स आउटलाइन में जितने भी कंटेंट्स बॉटनी के लिखे हुए हैं वो सारे आपने करने हैं। ठीक है, लेक्चरर बॉटनी से रेलिवेंट, लेक्चर जोलॉजी से रेलिवेंट, लेक्चर बायोलॉजी से रेलिवेंट हजारों किताबें एमसीक्यूज की मार्केट में पड़ी हैं, चैप्टर वाइज किताबें पड़ी हुई हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑथर्स की, डिफरेंट बंदों की चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की किताबें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट को भी यूज करें। लेक्चरर बायोलॉजी और लेक्चरर बॉटनी जोलॉजी के पेपर्स के जो एमसीक्यूज होते हैं इंटरनेट से भी आते हैं, जो इंडिया की साइट्स हैं उनके ऊपर जो बायोलॉजी, बॉटनी और जोलॉजी के एमसीक्यूज पड़े हुए हैं वहां से भी आते हैं। जस्ट सिंपल लिखना है बॉटनी एमसीक्यूज, ठीक है, जोलॉजी एमसीक्यूज, बायोलॉजी एमसीक्यूज। तो जो भी एमसीक्यूज आपको मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करें। तो इंटरनेट से भी पीपीएससी के एग्जामिनर जो है वो एज इट इज पेपर जो है वो कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जी लेक्चरर, लेक्चरर जोलॉजी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने बीएस जोलॉजी की है या एमएससी जोलॉजी की है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंटोमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, माइकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी वाले अभी सब्र करें। पीपीएससी वालों से मैं अच्छी तरह कंफर्म कर लूं कि आप लोग लेक्चरर में अप्लाई करके इंटरव्यू भी दे सकते हो या नहीं दे सकते, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए जी एमएससी केमिस्ट्री चाहिए, फिर अप्लाइड केमिस्ट्री चाहिए डिग्री, यानी एमएससी केमिस्ट्री की हो या बीएस केमिस्ट्री किया हो। ठीक है, या एमएससी केमिस्ट्री की हो या बीएस केमिस्ट्री में किया हो, या फिर आपने एमएससी अप्लाइड केमिस्ट्री की हो या बायोकेमिस्ट्री में बीएस किया हो, बायोकेमिस्ट्री में एमएससी की हो, एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएससी इनऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, एमएससी फिजिकल केमिस्ट्री, ये तमाम लोग जो है वो एलिजिबल है। इसके अलावा बीएस, इन इन तमाम चीजों में जिसने बीएस भी किया है वो भी एलिजिबल है। आप लोगों ने स्पेशलाइजेशन को नहीं देखना कि मैंने स्पेशलाइजेशन किसमें किया, आप लोगों ने ये देखना आपकी डिग्री का टाइटल क्या है। तो अगर आपकी डिग्री का टाइटल बीएस बायोकेमिस्ट्री है या बीएस केमिस्ट्री है, बेशक स्पेशलाइजेशन आपकी जिस चीज में मर्जी है, स्पेशलाइजेशन मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि डिग्री का टाइटल क्या है। डिग्री का टाइटल जो है बीएस केमिस्ट्री होना चाहिए, बीएस बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, या बीएस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होना चाहिए। आगे स्पेशलाइजेशन जिसमें मर्जी कर लो।
स्पेशलाइजेशन करने का कोई मसला नहीं, किसी ने नहीं पूछना स्पेशलाइजेशन किसमें किया है। बस उन्होंने डिग्री का टाइटल देखना होता है कि डिग्री का टाइटल क्या है। जस्ट डिग्री का जो टाइटल है वो उन्होंने चेक करना होता है। तो जोलॉजी केमिस्ट्री वालों ने भी तैयारी इसी तरह ही करनी है कि एफएससी पार्ट वन और पार्ट टू की जो केमिस्ट्री की किताबें हैं, उन्हें पकड़ लेना है सबसे पहले। पार्ट वन और पार्ट टू, एफएससी पार्ट वन और पार्ट टू की केमिस्ट्री की जो किताबें हैं उन्हें पकड़ लेना है। चैप्टर नंबर वन ओपन करना है। ठीक है। देखें, जो केमिस्ट्री है उसमें बायोकेमिस्ट्री वाले एलिजिबल हैं। जो केमिस्ट्री है उसमें बायोकेमिस्ट्री वाले एलिजिबल है। बायोकेमिस्ट्री वाले लेक्चरर केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, और बायोकेमिस्ट्री वाले जो हैं वो लेक्चरर बायोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री वाले जो हैं वो दो दो में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेक्चर बायोकेमिस्ट्री की कोई जॉब नहीं आती, लेक्चर केमिस्ट्री की ही जॉब आती है। अब केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह करनी है? आपको कोई एकेडमी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स साद नईम ने जस्ट मुझसे जीके की तैयारी की थी, या केमिस्ट्री के मुतालिक उसने आउटलाइन वगैरह समझी थी, उसने खुद ही तैयारी करके वो लेक्चरर बन गया है। उसने तो एमफिल भी नहीं थी की, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से बीएस किया और लेक्चर केमिस्ट्री की तैयारी स्टार्ट कर दी। ठीक है। मुझसे उसने गाइडलाइंस ली, जिस तरह मैंने उसे बताया उसने उसी तरह ही तैयारी कर ली। तो उसका जो है उसका इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है गूगल लाइसेंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के साथ इंटरव्यू शेयर भी करूंगा। तो लेक्चरर केमिस्ट्री जो है, ठीक है, इसमें तैयारी किस तरह करनी है? एफएससी पार्ट वन और पार्ट टू की किताब पकड़ लेनी है। पहले पार्ट वन को पकड़ लें। पार्ट एफएससी पार्ट वन का जो चैप्टर नंबर वन है उसको पहले रीड आउट करें खुद, थोरली रीड आउट बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी इसी तरह ही करनी है। देखो, ये जो लेक्चरार होते हैं ना, ये कॉलेजेस के होते हैं। और कॉलेजेस में सबसे पहले पढ़ाना किसे होता है? एफएससी को। आप लोगों ने एफएससी को ही पढ़ाना है ना। जिन कॉलेजेस में आपकी पोस्टिंग होनी है उसमें एफएससी को पढ़ाते हैं सबसे पहले, या बीएस को पढ़ाते हैं। आपने ना एमफिल को पढ़ाने जाना है ना पीएचडी को पढ़ाने जाना है। आपके पास जो क्लासेस होती है ना लेक्चरार बन के, वो एफएससी की होती हैं, बीएस की होती हैं। ज्यादातर एफएससी की ही दी जाती है लेक्चरार को। बीएस की जो क्लासेस होती हैं वो सीनियर प्रोफेसर पढ़ाते हैं कॉलेजेस में। तो आपने एफएससी पार्ट वन की केमिस्ट्री की किताब पकड़ लेनी है। पहला चैप्टर पढ़ना है उसे। ठीक है। पहला चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा। एक आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए ये किताब ले लेनी है। यानी एफएससी पार्ट वन केमिस्ट्री की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए किसी की भी किताब ले लें। इल्मी वालों की, कारवान वालों की, जिनकी भी जिन जिन पब्लिशर्स की भी एमसीक्यूज की एफएससी पार्ट वन की किताबें अवेलेबल है, वो आपने चैप्टर वाइज लेनी है। शर्त यह है कि चैप्टर वाइज हो। बायो की भी किताब चैप्टर चैप्टर वाइज हो। ठीक है। जिन्होंने लेक्चर बायोलॉजी में अप्लाई करना है वो भी चैप्टर वाइज लें, जिन्होंने लेक्चर केमिस्ट्री में करना है वो भी चैप्टर वाइज लें। यानी पहले आप एक चैप्टर पढ़ो, फिर उस चैप्टर के एमसीक्यूज को सोल्व करो। एक चैप्टर पढ़ो, उसके फिर एमसीक्यूज को आप लोगों ने करना है सोल्व। फिर दूसरा चैप्टर पढ़ो, उसके एमसीक्यूज को करो। तीसरा चैप्टर पढ़ो, उसके एमसीक्यूज को करो। उसको करने के बाद जो आप लोगों ने अपने बीएस में पढ़ा है, जो जो आपने कंटेंट्स अपने बीएस में पढ़े हैं उनको करो अच्छी तरह। एचईसी की बीएस केमिस्ट्री की, एचईसी की बीएस बॉटनी जोलॉजी की कोर्स आउटलाइन डाउनलोड करो। उसमें देखो कि वो कोर्स आउटलाइन क्या है। हर यूनिवर्सिटी ने उसी कोर्स आउटलाइन को फॉलो करना है, और पीपीएससी के जो एग्जामिनर है उसने भी उसी कोर्स आउटलाइन को फॉलो करना है पेपर बनाते हुए। एफपीएससी केमिस्ट्री का जो सिलेबस के कंटेंट्स हैं उन्हें भी देखो। ठीक है। वो मेन मेन कंटेंट्स होते हैं, उन्हें हर हाल में लाजमी करो। एक तो एफपीएससी लेक्चरर की तैयारी हो जाएगी, दूसरा पीपीएससी लेक्चरर की। तो अपने सब्जेक्ट को आपने एफएससी से स्टार्ट करना है। ठीक है। अपने सब, बेशक आपने लेक्चर उर्दू में करना है, लेक्चर इस्लामियात में करना है, लेक्चर बायोलॉजी में करना है, तो एफएससी के उस सब्जेक्ट से आपने स्टार्ट करना है। अब ये नहीं कि जिसने लेक्चर केमिस्ट्री में अप्लाई करना है वो फिजिक्स का भी पढ़ने बैठ जाए, वो बायो भी पढ़ने बैठ जाए। नो। अगर केमिस्ट्री में अप्लाई करना है तो जस्ट जस्ट एफएससी की केमिस्ट्री की किताब पकड़नी है। ठीक है। अगर बायो में अप्लाई करना है तो जस्ट एफएससी की बायो की पकड़नी है। ठीक है। तो नवंबर दिसंबर के अंदर पीपीएससी की ये जॉब्स आएंगी। पीपीएससी की जो लेक्चरर की जॉब्स है ये नवंबर दिसंबर के अंदर आएंगी। उसके बाद जी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। लेक्चरर कंप्यूटर साइंस में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है, या बीएस कंप्यूटर साइंस किया है, या एमसीएस किया है, या मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन एमआईटी की है, मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
या एमएस टेलीकॉम की है, एमआईएस की है, एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएससी ऑनर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर उसके अलावा बीबीआईटी ऑनर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इन तमाम डिग्री से पेपर बनना है लेक्चरर कंप्यूटर का। तो लेक्चर कंप्यूटर के लिए भी पहले जो आईसीएस यानी इंटरमीडिएट के लेवल पे जो कंप्यूटर साइंस की पार्ट 1 पार्ट 2 की किताब है उन्हें पकड़ें, उन्हें अच्छी तरह पहले पढ़ें। उसके बाद बीएस कंप्यूटर साइंस की जो कोर्स आउटलाइन है एचईसी की वो करें, जो आपने अपनी डिग्री में पढ़ा है उसको करें। इंटरनेट के ऊपर भी जो केमिस्ट्री के अच्छा केमिस्ट्री वालों ने इंटरनेट के ऊपर जो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज मिलते हैं वो करने हैं। कंप्यूटर साइंस वालों ने भी जो कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज मिलते हैं गूगल के ऊपर वो करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका पेपर इंफॉर्मेशन सिस्टम से भी आएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से भी आएगा, और ठीक है, तो आईटी में से भी आपका पेपर आएगा, एक दो सवाल टेलीकॉम से भी आएंगे, जीके में से भी आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जी कंप्यूटर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले भी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिसने एमएससी इकोनॉमिक्स किया है, या बीएस इकोनॉमिक्स किया है, या एमएससी बिजनेस इकोनॉमिक्स किया है, या एमएससी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस किया है। अच्छा, जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीएस एग्री साइंसेज में दाखला लिया, फिर 5वें सेमेस्टर में जाके उन बच्चों ने क्या किया, एग्रीकल्चर रिसोर्स इकोनॉमिक्स मेजर रख लिया, तो ये बच्चे भी एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 5वें सेमेस्टर में एग्रीकल्चर रिसोर्स इकोनॉमिक्स मेजर रखा, वो लोग एलिजिबल हैं। वो लोग लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हैं। मेरा एक जूनियर है शम्स। ठीक है, तो शम्स जो है उन्होंने एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स मेजर रखा था शम्स ने। तो शम्स जो है वो अब एज अ लेक्चरर जो है वो काम कर रहे हैं। तो शम्स की जो पोस्टिंग है वो एज अ लेक्चरर जो है वो हुई हुई है। तो जिन बच्चों ने एग्री साइंसेज में एडमिशन लिया और 5वें सेमेस्टर में जाके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स रख लिया, वो लोग एलिजिबल है। फिर बीएस ऑनर्स विद मेजर इन इकोनॉमिक्स एंड मैथ कम्युनिकेशन, ये लोग भी एलिजिबल हैं लेक्चर इकोनॉमिक्स के लिए। फिर बीएस ऑनर्स विद मेजर इन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये लोग भी एलिजिबल हैं लेक्चर इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, उसके बाद लेक्चरर एजुकेशन। लेक्चरर एजुकेशन में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिसने एमए एजुकेशन किया है वो अप्लाई कर सकता है, जिसने एमएड किया है वो लेक्चरर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसने एमबीई की है वो अप्लाई कर सकता है, जिसने एमटीई की है, जिसने एमए ईएलटीएल की है, एमए ईसीई की है, एमएस एजुकेशन की है, एमए एजुकेशन असेसमेंट एंड रिसर्च की है, एमएड सेकेंडरी एजुकेशन की है, बीएड ऑनर्स, बीएड नहीं बीएड ऑनर्स 4 साल बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री की है, वो एलिजिबल है लेक्चरर एजुकेशन के लिए। तो बीएड अकेला नहीं, बीएड ऑनर्स की बात हो रही है, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री की 4 साल होता है, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री उसकी बात हो रही है। उसके बाद लेक्चरर कॉमर्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है, जिनके पास मास्टर्स डिग्री है कॉमर्स में वो एलिजिबल है, एमकॉम वाले एलिजिबल हैं, एमए फाइनेंस वाले एलिजिबल हैं, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले एलिजिबल हैं, एमएस बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस, एमबीए एग्जीक्यूटिव, एमएससी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, बीएससी ऑनर्स बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए ऑनर्स एमएससी फाइनेंस, एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएससी ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एसीसीए, बीबीए। ठीक है, उसके अलावा एसीसीए, बीबीए, और बीबीए ऑनर्स एमएससी फाइनेंस, बीएससी ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएस ऑनर्स मैनेजमेंट, बीबीआईटी फाइनेंस, ये लोग लेक्चरर कॉमर्स के लिए एलिजिबल है। फिर जियोलॉजी के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो लेक्चर जियोलॉजी के लिए जी मास्टर्स डिग्री जिनके पास जियोलॉजी में है वो एलिजिबल है। जिन्होंने एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस की है या बीएस इन्वायरमेंटल साइंस की है वो भी लेक्चरर जियोलॉजी के लिए एलिजिबल है कोई इन्वायरमेंटल साइंस वाला यहाँ पे? तो जो इन्वायरमेंटल साइंस वाले हैं वो लेक्चरर बायोलॉजी के लिए भी एलिजिबल है, और लेक्चरर लेक्चरर जियोलॉजी के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, तो जियोलॉजी, तो जियोलॉजी के लिए भी आप लोग एलिजिबल हैं। तो जियोलॉजी के भी एमसीक्यूज की किताबें मिल जाती हैं एचईसी की वेबसाइट से। बीएस जियोलॉजी का जो है वो कोर्स आउटलाइन डाउनलोड करें और उसके कंटेंट्स को देख लीजिएगा। ठीक है, उसके कंटेंट्स को जो है देख लीजिएगा। तो जो लोग अभी सेशन में लेट आए हैं
वो काइंडली ये रिकॉर्डिंग को बाद में देख लेना। अभी मैं किसी का कोई सवाल नहीं ले रहा, अभी सेशन एंड हो जाए तो फिर मैं सवाल लेता हूँ सबके। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ एक दफा सारी चीजों की, जो जो सवाल हैं आपके माइंड में वो आप अपने पेजेस पे लिख लो। तो ये जरा मैं बता दूं एक दफा, फिर मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। ठीक है? फिर क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों से लेता हूँ। तो जियोलॉजी में जियोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस वाले, अर्थ साइंस वाले और सिस्मोलॉजी वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर होम इकोनॉमिक्स, लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स में एमए होम इकोनॉमिक्स या बीएस, जिन्होंने बीएससी ऑनर्स होम इकोनॉमिक्स किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने एमएससी होम इकोनॉमिक्स किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी ऑनर्स होम इकोनॉमिक्स, बीएस होम इकोनॉमिक्स एलिजिबल है लेक्चरर लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है जी जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन। तो जिन बच्चों ने एमए डेवलपमेंट जर्नलिज्म में किया है, या बीएस डेवलपमेंट जर्नलिज्म में, या एमए मैस कम्युनिकेशन में, बीएस मैस कम्युनिकेशन में, एमएस कम्युनिकेशन स्टडीज में, एमएस मैस कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में, या बीएस मीडिया स्टडीज में किया, वो लोग लेक्चरर जर्नलिज्म या लेक्चरर मैस कम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज, जिन बच्चों ने एमएससी पाकिस्तान स्टडीज किया है, या एमए पाकिस्तान स्टडीज किया है, या बीएस पाकिस्तान स्टडीज किया है, या बीए ऑनर्स पाकिस्तान स्टडीज किया है, वो लोग एलिजिबल हैं। जिन बच्चों ने बीएस हिस्ट्री किया है, एमए हिस्ट्री किया है, वो लोग भी लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज के लिए एलिजिबल हैं। फिर वो भी बच्चे लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है, या बीएस पॉलिटिकल साइंस किया है। एमए इंटरनेशनल रिलेशंस जिन बच्चों ने किया है, या बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस जिन बच्चों ने किया है, वो भी पाकिस्तान स्टडीज के लिए एलिजिबल है। उसके बाद लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के लिए कौन कौन एलिजिबल है? जिन बच्चों ने मास्टर्स डिग्री की है पॉलिटिकल साइंस में वो एलिजिबल है। जिन्होंने बीएस पॉलिटिकल साइंस की है वो एलिजिबल है। जिन्होंने एमएससी पॉलिटिकल साइंस की है या एमए पॉलिटिकल साइंस किया है वो एलिजिबल है। जिन्होंने एमए इंटरनेशनल रिलेशंस किया है या बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस किया है वो एलिजिबल है। जिन्होंने एमए डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज किया है, या मास्टर्स इन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस किया है, या मास्टर्स इन डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज किया है, तो ये लोग एलिजिबल है। लेक्चरर सोशियोलॉजी के लिए कौन कौन एलिजिबल है? जिन बच्चों ने मास्टर्स डिग्री, सॉरी साइकोलॉजी के लिए, माजरत साइकोलॉजी, लेक्चरर साइकोलॉजी के लिए कौन कौन एलिजिबल है? तो लेक्चरर साइकोलॉजी के लिए जी वो बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने मास्टर्स डिग्री या एमएससी साइकोलॉजी की है, एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी, एमएस बिहेवियरल साइंसेज, या बीएस ऑनर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी, या बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी, या बीएस साइकोलॉजी किया है, तो वो लोग जो है लेक्चरर साइकोलॉजी के लिए जो है वो एलिजिबल है। फिजिक्स, अब फिजिक्स, लेक्चरर फिजिक्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है? लेक्चर फिजिक्स के लिए जी बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने एमएससी फिजिक्स की है, या बीएस फिजिक्स की है, या एमएस कंप्यूटेशनल फिजिक्स की है, एमएस अप्लाइड फिजिक्स की है, बीएस बीएस ऑनर्स अप्लाइड फिजिक्स की है। तो बीएस फिजिक्स वाले भी लेक्चर फिजिक्स के लिए एलिजिबल है। अब फिजिक्स की तैयारी के लिए भी एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 की फिजिक्स से आपने स्टार्ट करनी है। फिर बीएस फिजिक्स के ऊपर आना है। फिर एचईसी की कंटेंट लिस्ट देखनी है, एफपीएससी की कंटेंट कंटेंट लिस्ट देखनी है सिलेबस की। तो आपने जो है फिजिक्स की तैयारी भी जो है इसी तरह करनी है। उसके बाद आ जाता है फिजिकल एजुकेशन। तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या एमए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन किया हो, या एमएससी फिजिकल एजुकेशन किया हो, या एमएससी स्पोर्ट्स साइंस, बीएस इन स्पोर्ट्स साइंस या फिजिकल एजुकेशन, या एमएससी फिजिकल एजुकेशन वाले एलिजिबल हैं। लेक्चरर सोशल वर्क, लेक्चर सोशल वर्क में जी जिन्होंने एमएससी सोशल वर्क किया है, या बीएस सोशल वर्क किया है, या एमए वुमेन वीमेन स्टडीज, एमए वीमेन स्टडीज किया है, या एमए जेंडर स्टडीज किया है, या बीएस वीमेन स्टडीज किया है, बीएस जेंडर स्टडीज किया है, एमए पॉपुलेशन स्टडीज और एमए रूरल सोशियोलॉजी। तो जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एमए रूरल सोशियोलॉजी की है वो भी लेक्चरर सोशियोलॉजी के लिए एलिजिबल है। सोशियोलॉजी, लेक्चर सोशियोलॉजी के लिए जिन बच्चों ने बीएस सोशियोलॉजी किया है, या एमएससी सोशियोलॉजी किया है, या एमएससी रूरल सोशियोलॉजी, एमए रूरल सोशियोलॉजी किया है, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, एमए वीमेन स्टडीज, बीएस वीमेन स्टडीज, एमए जेंडर स्टडीज, बीएस जेंडर स्टडीज, एमए पॉपुलेशन स्टडीज, तो ये डिग्री सोशियोलॉजी के लिए एलिजिबल है। स्टैटिस्टिक्स, सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स हो, या एमएससी ऑपरेशन रिसर्च हो, तो ये लोग एलिजिबल हैं इसमें स्टैटिस्टिक्स में। लेक्चरर उर्दू, लेक्चर उर्दू के लिए जी एमए उर्दू किया हो, या बीए ऑनर्स उर्दू किया हो, तो एमए उर्दू वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और बीए ऑनर्स उर्दू वाले भी जो हैं वो लेक्चरर उर्दू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर इंग्लिश, लेक्चरर इंग्लिश के लिए जिन्होंने एमए इंग्लिश किया है वो एलिजिबल हैं। जिन्होंने बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर किया है, या बीए ऑनर्स इंग्लिश किया है, वो लोग एलिजिबल हैं।
फिर बैचलर्स ऑफ स्टडीज इन मॉडर्न लैंग्वेजेस ऑनर्स इंग्लिश, फिर बीए, बीए ज्वाइंट ऑनर्स इन इन लिटरेचर एंड लैंग्वेज, एमए ईएलटीएल, एडवांस डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इस्लामाबाद। ठीक है, इनका भी ये है। लेक्चर लाइब्रेरी, लेक्चर लाइब्रेरी साइंसेज के लिए कौन कौन एलिजिबल है? जिसने मास्टर्स किया है एमएससी लाइब्रेरी साइंसेज में किया है, ये मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में किया है, ये मास्टर्स जो है ये बीएस लाइब्रेरी साइंसेज किया है, ये बीएससी ऑनर्स लाइब्रेरी साइंसेज किया है, या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज में किया है, बीएस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज में किया है। ज्योग्राफी, अब लेक्चरर ज्योग्राफी में कौन कौन एलिजिबल है? लेक्चरर ज्योग्राफी के अंदर ज्योग्राफी वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफी का मेंशन नहीं है, लेकिन लेक्चरर ज्योग्राफी के लिए बीएस ज्योग्राफी वाले भी एलिजिबल हैं, और जिन्होंने एमएससी ज्योग्राफी की है वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल साइंस वाले जो हैं वो लेक्चरर ज्योग्राफी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंस वाले जो हैं वो तीन तीन लेक्चरर की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर बायोलॉजी, लेक्चरर ज्योग्राफी, लेक्चरर जियोलॉजी। तो इन्वायरमेंटल साइंस जो डिग्री है ये तीन लेक्चरर की पोस्ट में एलिजिबल है। तो इन्वायरमेंटल साइंस वाले जो हैं वो तीन तीन लेक्चरर की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, वो तीन तीन लेक्चर की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंस वाले। तो लेक्चरर ज्योग्राफी में बीएस ज्योग्राफी वाले और एमएससी ज्योग्राफी वाले भी एलिजिबल हैं। लेक्चरर हिस्ट्री, लेक्चरर हिस्ट्री में जी जिन बच्चों ने एमए हिस्ट्री की है या बीएस हिस्ट्री की है वो लोग भी एलिजिबल हैं, और वो बच्चे भी एलिजिबल हैं जिन्होंने एमए पाकिस्तान स्टडीज की है या बीएस पाकिस्तान स्टडीज की है या बीए ऑनर्स पाकिस्तान स्टडीज की है, वो लोग भी जो है पाकिस्तान स्टडीज के लिए एलिजिबल है। तो ये वो तमाम डिग्रीज थी जो लेक्चरर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तैयारी का मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्ट में बता दिया कि किस तरह आप लोगों ने तैयारी को करना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के जो कंटेंट्स हैं वो आपने एचईसी की वेबसाइट से देख लेनी है कि बीएस ज्योग्राफी के क्या कंटेंट्स हैं। ठीक है, और इन तमाम सब्जेक्ट्स की एमसीक्यूज की किताबें, लेक्चरर की एमसीक्यूज की किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, दो दो तीन तीन किताबें इन तमाम सब्जेक्ट्स की लेक्चरर की अवेलेबल है। लेकिन आप लोगों ने उन किताबों तक नहीं रहना। देखो, हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई अच्छी एक बेसिक फाउंडेशन वाली किताब होती है। जिस तरह जोलॉजी वालों की कोई मिलर है उसकी किताब है। ठीक है, इसी तरह ही केमिस्ट्री वालों की कोई किताब है, एग्रीकल्चर मतलब तमाम डिग्रीज की कोई ना कोई एक ऐसी किताब होती है जिसमें उस डिग्री की उस सब्जेक्ट की बेसिक्स होती हैं। ठीक है, आपने उन किताबों को लाजमी करना है। सबसे पहले तो आपने मेरे स्टूडेंट्स के जो हैं वो इंटरव्यूज देखने हैं। गूगल लाइसियम के यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी एक स्टूडेंट लेक्चरर ज्योग्राफी भी बनी हुई है। तो निमरा, निमरा भट्ट ने बैच नंबर 1 ज्वाइन किया था, और निमरा लेक्चरर ज्योग्राफी में पता कितने मार्क्स थे रिटर्न में? 40.25, 40.25 लेक्चरर ज्योग्राफी फीमेल में निमरा के मार्क्स थे। निमरा ने लेक्चरर ज्योग्राफी 2020 में क्लियर किया है। वो मेरे बैच 1 की स्टूडेंट थी निमरा। आज से 3 साल पहले निमरा ने मुझसे पढ़ा था। ठीक है, तो मेरा जो लेक्चर्स होते हैं ना ज्योग्राफी, मैं ज्योग्राफी मतलब मैं जो 1 पेपर की जीके पढ़ाता हूँ, जो मैं जीके पढ़ाता हूँ उसमें मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ। वही सारी चीजें पेपर में आई। निमरा का जो इंटरव्यू था जिसकी वजह से उसकी सिलेक्शन हुई, उससे पाकिस्तान की ज्योग्राफी पूछी हुई थी। और पाकिस्तान की ज्योग्राफी जो है वो मैं A to Z जो है वो करवाता हूँ। ठीक है, तो जो जो मेरे लेक्चर्स थे वो सारे के सारे उसके इंटरव्यू में आया हुआ था, लेक्चर ज्योग्राफी के लिए। तो 40.25 नंबर लेके वो क्यों बन गई? अच्छा, उस 40.25 मार्क्स में भी उनके जीके के थे 15-16 नंबर। 15-16 नंबर जीके के थे, यानी अपने सब्जेक्ट में 80 में से उनके 25 नंबर थे। अगर जीके में उनके 15 नंबर ना आते तो उनका टेस्ट पास ही नहीं था होना। अगर पास ही ना होता तो लेक्चर किस तरह बनती? तो जीके जो है वो मेक और ब्रेक है, आपके सब्जेक्ट का जो पोर्शन है वो इंतहा का मुश्किल आना है। ठीक है, जीके जो है वो आपको ऊपर लेके जाएगा। ये जो 20 एमसीक्यू जीके के है ना, इनको लाइट नहीं लेना। ये कोई ऐसे नहीं है कि मतलब आपने कह दीजिए 80 के ऊपर फोकस करो, इनकी वैल्यू 80 के बराबर है। ये जो 20 एमसीक्यू जीके के हैं इनकी वैल्यू उस 80 के बराबर है। देखो, जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपको हर गवर्नमेंट टेस्ट टेस्ट में करना पड़ना है। जीके आपको करना पड़ना है। ठीक है, ये कोई बच्चा जेन से निकाल दे कि मैं जीके
किए बगैर गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लूंगा। ये अपने दिमाग से वो निकाल दे। जीके कोई मुश्किल नहीं है। जीके बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने उसको रिवाइज करना होता है साथ साथ। कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा। तो आज जो है वो 10:09 हो गए हैं। तो कल रात को 9 बजे जो है वो मैं एक डेमो क्लास दूंगा, यानी 20 अगस्त को, अपने जीके के सेशन की। और कल ही रात 9 बजे मैं स्कूल टीचर जॉब्स का बताऊंगा। ठीक है, स्कूल टीचर जॉब्स का मैं कल रात को बताऊंगा। अभी टाइम जो है काफी हो गया। कल रात 9 बजे मैं एक डेमो क्लास दूंगा, जीके के कंटेंट्स बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह पढ़ाता हूँ, और क्या आप लोगों को मेरी समझ आती भी है या नहीं आती। ठीक है, टीचर की समझ आना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको टीचर की समझ ही ना आए तो फायदा कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ गई तो सेशन लाजमी लीजिएगा। ठीक है, अगर मेरा सेशन नहीं लेना, किसी और का सेशन ले लेना। ठीक है। उसके बाद जी सवाल आया था कि जोलॉजी वाले बॉटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जो जोलॉजी वाले हैं, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, जोलॉजी वाले बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बॉटनी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। माजरत, मुझे लगा बॉटनी, बॉटनी नहीं बायोलॉजी लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ जी इसका। ये मैं आपको दिखाता हूँ, बॉटनी वाला। तो जोलॉजी वाले बॉटनी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना बॉटनी वाले जोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना जोलॉजी वाले बॉटनी के लिए। दोनों जो है वो बायो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सर फिजिक्स का भी एक दफा रिपीट कर दें प्लीज। तो फिजिक्स का मैं भी आपको, आप लोगों को बता के हटाऊं कि एमएससी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स की हो या बीएस फिजिक्स किया हो। ठीक है। फिर इसके अलावा तैयारी किस तरह करनी है। एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो किताबें हैं, ठीक है, उनसे तैयारी स्टार्ट करनी है। तरीकाकार मैंने वीडियो में पहले बता दिया, वीडियो देख लीजिएगा। फिर आपने अपनी जो डिग्री है फिजिक्स है उसके कंटेंट्स को करना है। ठीक है, और फिजिक्स की कोई ना कोई बेसिक किताब होगी उसको कीजिएगा। और कोई सवाल, और कोई क्वेश्चन। सर मैथ्स का भी रिपीट कर दें एक दफा। तो मैथ्स का मैंने अभी बता के हटाऊं, मैथ्स के अंदर मैथ्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर मैथमेटिक्स में ना मैथमेटिक्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर मैथमेटिक्स के हवाले से मैंने एक सेमिनार रखा था 2021 में। मैं दोबारा लेक्चरर मैथमेटिक्स के ऊपर सेमिनार रखूंगा। अच्छा सवाल आया है मैंने, अच्छा सवाल आया जी, मैंने बीएस बॉटनी में किया है और एमफिल एनवायरमेंटल साइंस फ्रॉम यूएफ। तो सब कह रहे हैं कि जॉब का इशू होगा, तो लेक्चर के लिए बीएस बॉटनी ही चूज करना चाहिए, एमफिल की बेस पे अप्लाई करना चाहिए। देखें, आपने बीएस बॉटनी की बेस पे लेक्चरर में अप्लाई करना है। लेक्चर बॉटनी, लेक्चर बायोलॉजी में आपने अप्लाई करना है किसकी बेस पे, आपने अप्लाई करना है इसकी बेस पे, लेक्चरर बॉटनी की बेस पे। एमफिल जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ये जो आपकी एमफिल, अगर आपकी डिग्री का टाइटल एमएससी ऑनर्स है तो आप लेक्चर जियोलॉजी में एमएससी ऑनर्स की बेस पे अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन आप एमफिल इन्वायरमेंटल साइंस की बेस पे लेक्चर बायोलॉजी में और लेक्चरर ज्योग्राफी में आप अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है। तो आप बीएस बॉटनी की बेस के ऊपर बॉटनी में अप्लाई कीजिएगा और लेक्चरर बायोलॉजी में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद बीएस फिजिक्स वाले और कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कल हाजरा नासिर, मैंने कल एक वीडियो भेजी थी ग्रुप के अंदर, वो आपने देखी। उसमें मैंने बताया जनरल सीट्स का। तो आप तमाम लोग जनरल सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ जी, यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है। गूगल लाइसियम के यूट्यूब चैनल में आपको दिखाता हूँ। रुके एक मिनट, मैं ना गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, उसमें वीडियो भी दिखाता हूँ। उसमें उस वीडियो को लाजमी देखें। सब लोग उस वीडियो को लाजमी देखें, फिर आपको आइडिया होगा कि आप किस किस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। किस किस गवर्नमेंट जॉब में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपको आइडिया होगा। तो गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल जो है मैंने ओपन कर लिया है, मैं आप लोगों को शो करने जा रहा हूँ। गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल जी मैंने ओपन कर लिया है। ये वीडियो है यहाँ पे, व्हाट इज पीपीएससी, व्हाट इज एफपीएससी, हाउ टू सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब, ये वीडियो है, ये वीडियो का टाइटल है। इस वीडियो को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि अपने सब्जेक्ट के अलावा आप किस किस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के अलावा आप किस किस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा।
अक्सर राशिद का सवाल है, यूनिवर्सिटी लेक्चरर के लिए पीएचडी ही मस्ट है या एमफिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, जो यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर है उसमें एमफिल रिक्वायरमेंट है, पीएचडी रिक्वायरमेंट नहीं है। पीएचडी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर में रिक्वायरमेंट होती है। यूनिवर्सिटी लेक्चरर में अप्लाई करने के लिए एमफिल रिक्वायरमेंट है, पीएचडी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जब एमफिल इन्वायरमेंटल साइंस करनी है तो आप इन्वायरमेंटल साइंस की लेक्चररशिप के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में आते हैं। अच्छा, आप एमफिल इन्वायरमेंटल साइंस की बेसिस के ऊपर लेक्चरर इन्वायरमेंटल साइंस इन यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद अप्लाई कर सकेंगी। आप एमफिल इन्वायरमेंटल साइंस की बेसिस के ऊपर लेक्चरर इन्वायरमेंटल साइंस में एलिजिबल हैं। ठीक है। और किसी का कोई सवाल? अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, गूगल लाइसियम की जाना है वीडियोस में। गूगल लाइसियम की आप लोगों ने वीडियोस में जाना है। मैं आपको वीडियोस बताता हूँ जी, लेक्चरर की पोस्ट की जो इंटरव्यूज पड़े हुए हैं। आपने करना है क्लिक वीडियोस के ऊपर। वीडियोस के ऊपर आप लोग करो क्लिक। ठीक है। वीडियोस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे एफपीएससी लेक्चरर के सिलेबस पड़े हुए हैं। नीचे जरा थोड़ा सा नीचे जाएं, स्क्रॉल डाउन करें, नीचे जाएं। नीचे जाएंगे तो आपको जो है ना वो वीडियोस मिलेंगी। अब वीडियोस में आपको बताता हूँ जी कौन कौन सी आपके काम की वीडियो है, बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले जी ये एक वीडियो है। ये एक वीडियो है जी, लेक्चरर बायोलॉजी और लेक्चर जोलॉजी की तैयारी के लिए। ये मेरी स्टूडेंट है नूरीन असगर। इनके साथ मैंने सेशन रखा था ऐसे 10 महीने पहले। ठीक है, तो ये उनके साथ सेशन हुआ था, ये उनकी वीडियो है। फिर इसके अलावा ये नीचे वीडियो है जी, ये मेरी स्टूडेंट है जैनब तारिक। ठीक है। ये लेक्चर बायोलॉजी है ये भी। तो इन्होंने भी बताया हुआ है कि लेक्चर बायोलॉजी और जोलॉजी की किस तरह तैयारी की जाए। फिर इसके अलावा और नीचे जाएं, और नीचे जाएं तो आपको क्या मिलेगा। नीचे चलते हैं और मजीद नीचे चलते हैं। ये मेरी स्टूडेंट अनीजा शफकत का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, वो लेक्चर बायोलॉजी बनी है। अनीजा शफकत जो है वो 1.5 साल से लेक्चर बायोलॉजी के लिए सर्व कर रही हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल्स हैं जी उनकी लेक्चर बायोलॉजी की। ठीक है। तो ये अनीजा शफकत की कंप्लीट डिटेल्स हैं। तो लेक्चर बायोलॉजी की इस वीडियो को देखें, लेक्चर बायोलॉजी का बड़ा अच्छा उन्होंने बताया हुआ है। हालांकि अनीजा की जो डिग्री है वो माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी डिग्री करके फिर भी बोटनी जोलॉजी वालों को पीछे छोड़ा है। ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी डिग्री कौन सी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बाकियों को पीछे छोड़ सकते हैं। फिर इसके अलावा और नीचे चलें। ये इंग्लिश के लेक्चर्स हैं सारे। ये गूगल लाइसेंस के यूट्यूब चैनल पे जाके इंग्लिश के लेक्चर्स देखें। ये एफपीएससी लेक्चरर में ना 10 एमसीक्यूज इन लेक्चर्स में से आने हैं। आपके 10 एमसीक्यूज जो हैं वो इन लेक्चर्स में से आने हैं। ठीक है। तो ये लेक्चरर केमिस्ट्री की वीडियो है। ये मेरे स्टूडेंट हैं साद नईम, उनकी लेक्चर केमिस्ट्री की वीडियो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये मेरी स्टूडेंट है निमरा भट्ट, लेक्चरर ज्योग्राफी हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया हुआ है। तो गूगल लाइसियम के यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्ले लिस्ट में, प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करें। प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जीके डोज मिलेगी। ये जीके की मैंने थोड़ी सी डोज बनाई है, मजीद डोज आएगी। ये जीके डोज अपडेट होगी। ये इंग्लिश की लेक्चर सीरीज है। इंग्लिश की लेक्चर सीरीज के ऊपर आपने करना है क्लिक। लेकिन आपने प्रेपोजिशन से स्टार्ट नहीं करना। आप लोगों ने प्रेपोजिशन से जो है वो स्टार्ट नहीं करना। आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से करना है? ये थोड़ा सा लिस्ट, थोड़ी सी गलती होगी मुझसे लिस्ट बनाते हुए। आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से करना है जी? आप लोगों ने स्टार्ट करना है टाइप, यहाँ पे होगा लेक्चर काइंड ऑफ सेंटेंसेस से। इस लेक्चर से आप लोगों ने देखना स्टार्ट करना लेक्चर नंबर 8 से। ये काइंड ऑफ सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस से आपने देखना स्टार्ट करना है। ये आपकी पहली वीडियो होनी चाहिए देखने के लिए। ठीक है। ये आपकी पहली वीडियो होनी चाहिए देखने के लिए, यहां से आपने देखना स्टार्ट करना है। वीडियो नंबर 8 से आपने ऑनवर्ड जाना है नीचे की तरफ। पहले नीचे की तरफ जाना है, यानी 8 के बाद 9वीं देखनी है। नाइन्थ के बाद आप लोगों ने जो है वो 10th देखनी है। 10th के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18
ठीक है, ये 18 तक देख के फिर आप लोगों ने वीडियो नंबर देखनी है 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको देखने के बाद फिर आपने वीडियो नंबर 2 पे जाना, वीडियो नंबर 1 पे जाना। तो वीडियो नंबर 1 जो प्रेपोजिशन वाली है, इसको एंड पे देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो नंबर 1 जो प्रेपोजिशन वाली है, इसे एंड पे देखना। ये कितनी वीडियोस हैं जी? 18 वीडियोस हैं। ये 18 वीडियोस में से 10 सवाल आपके एफपीएससी में लेक्चरर में आने हैं। 20 एमसीक्यूज आने हैं ना इंग्लिश में, तो 10 एमसीक्यूज इन 18 वीडियोस में से आने हैं। अगर ये आप 18 वीडियोस देख लें और साथ साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लें, तो आपके 10 एमसीक्यूज पक्के हैं, ग्रंटिड। गारंटी है वो 10 एमसीक्यूज आपके ठीक है। ये 18 वीडियो रोजाना की एक वीडियो देखना स्टार्ट कर दें। नवंबर दिसंबर में एफपीएससी लेक्चरर का दिसंबर से पहले नहीं होना। आज अगस्त है, सितंबर भी स्टार्ट करें तो 18 दिनों में आपके 18 इंग्लिश के लेक्चर हो जाने हैं। 18 दिनों में आपके 18 इंग्लिश के लेक्चर जो हैं वो हो जाने हैं। तो लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करें। इसके अलावा इंग्लिश वोकैब के भी मैं डोज बना के अपलोड करूंगा अपने चैनल के ऊपर। उस डोज को देखिएगा, आपके 10 नंबर वोकैब के भी हो जाएंगे। दिसंबर तक आपके वोकैब भी फुल हो जाएगी। ठीक है, 10 नंबर आपके वोकैब के भी हो जाएंगे। सर फिर एमफिल एनवायरमेंटल साइंस, अच्छा एक सवाल है सर, फिर एमफिल एनवायरमेंटल साइंस में इसीलिए किया था कि बॉटनी लेक्चर ना बनना पड़े। अगेन बीएस बॉटनी की बेस पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, एमफिल की बेस पे अप्लाई नहीं होता लेक्चर में। लेक्चर में अप्लाई होता है 16 एजुकेशन की बेस पे। तो आपको लेक्चर, अच्छा इन्वायरमेंटल साइंस करके भी तो लेक्चर बायोलॉजी में ही अप्लाई होना था ना। तो आप बीएस बॉटनी की बेस पे लेक्चरर बायोलॉजी में अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो कौन सा अच्छा, अब बॉटनी वाले भी एलिजिबल है बायो में, जोलॉजी वाले भी एलिजिबल है बायो में, बायोकेमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल है बायो में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले भी एलिजिबल है बायो में, इन्वायरमेंटल साइंस वाले भी एलिजिबल है बायो में। तो पेपर इन तमाम चीजों में से आना है बन के। पेपर जस्ट बॉटनी या जोलॉजी में से नहीं आना। कोई 5 एमसीक्यूज आने हैं बॉटनी से, 5 जोलॉजी से, कोई 5 माइक्रो से आने हैं, 5 बायोइन्फॉर्मेटिक्स से एमसीक्यूज आने हैं, 5 इन्वायरमेंटल साइंस से एमसीक्यूज आने हैं, कोई 5 जो है किसी और चीज से आने हैं, कोई 10 चले बॉटनी से कर लें, 10 जोलॉजी से कर लें। तो जितनी डिग्रीज एलिजिबल है उन सबसे एमसीक्यूज आने हैं। ये नहीं हो सकता कि आपने बॉटनी किया तो स्पेशल आपके लिए बॉटनी का पेपर बन के आएगा। आपने जोलॉजी में डिग्री की है तो स्पेशल आपके लिए अकलौता एक पेपर जोलॉजी में बन के आएगा। आपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डिग्री की है तो अकलौता एक पेपर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बन के आएगा। आपकी डिग्री मैटर ही नहीं करती। आपने लेक्चर बायोलॉजी में अप्लाई किया है तो लेक्चर बायोलॉजी का पेपर बन के आना है। जो एफएससी बायो पार्ट 1 पार्ट 2 में से भी सवाल होंगे, कम से कम 15 से 20 सवाल तो एफएससी की किताबों में से होंगे। ठीक है, कम से कम 15 सवाल एफएससी की किताबों में से हैं। ठीक है, फिर इसी तरह बॉटनी जोलॉजी के पोर्शन भी आने हैं। कभी एक पेपर में 15 एमसीक्यू बॉटनी से आ जाते हैं, कभी एक पेपर में 15 जोलॉजी से आ जाती हैं। ठीक है, तो हर पोर्शन को कवर करना है। आप भूल जाएं कि आपने किस चीज में डिग्री की है। आप इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि आपने किस चीज में डिग्री की है। ठीक है, अब पेपर के ऊपर फोकस करेंगे, पेपर कहाँ से आता है, जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है वो कहाँ से आता है। तो गूगल लाइसियम का अगर कोई बच्चा जीके बैच ज्वाइन करना चाहता है तो न्यू बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है। रात 9 बजे जो है वो क्लास टाइम है, रात 9 से रात 10:30 क्लास टाइम है। जूम ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस होंगी। बाकी डिटेल्स अगर कोई लेना चाहता है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। 19 अगस्त आज तारीख थी। 20 अगस्त 2023 को जो है, 20 अगस्त 2023 को जी डेमो क्लास होगी बैच नंबर 20 की। और इसके अलावा डेमो क्लास के अलावा मैं एजुकेटर जॉब्स का बताऊंगा कि एजुकेटर जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यानी पंजाब के स्कूल टीचर्स के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। आई होप कि ये वीडियो देख के आपको थोड़ी बहुत पता चला होगा। तो अगर आप लोगों ने गूगल लाइसेम का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आज ही गूगल लाइसेम का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। गूगल लाइसेम का यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर जॉब्स का पता चले। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये मेरा नंबर है जी, 030042192263।
तो 0300 4219263 जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम अपनी डिग्री लिख के मैसेज करें। आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा। फ्यूचर में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो 0300 4219263 जो है, 0300 4219263 जो है व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर अपना नाम अपनी डिग्री लिख के मैसेज करें और गूगल लाइसेंस का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके अपने आप को अपडेट रखें गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से। ओके जी, अल्लाह हाफिज।